हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है भैया विलियन, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इसका अनुप्रयोग क्या होता है, हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या होती है। इस वीडियो में हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले हेनरी का नियम कि भैया हेनरी का नियम क्या है। तो यदि हम जाने कि हेनरी का नियम, तो भैया हेनरी का नियम में क्या बताया गया था। इस नियम में हमें यह बताया गया था। तो इसका नियम बताने से पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ। इसी फिगर से आपको नियम याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिगर से आप याद करेंगे तो बहुत समय तक आपको याद रहेगा। तो देखिए, हम एक फिगर बना दे रहे हैं। ये मान लेते हैं ये कोई हम पात्र ले रहे हैं। ये कोई हमने पात्र लिया, पात्र मतलब भैया बर्तन, ठीक है ना। ये कोई हमने बर्तन लिया। अब इस बर्तन में हमने यहाँ तक क्या भरा है, द्रव भरा है, ठीक है। द्रव मतलब भैया जल, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ तक हमने द्रव भरा है, जल भरा है। और फिर से यहाँ तक आपको याद रखना है, मान लेते हैं यहाँ पर इतने बीच में हमने गैस को रखा है, ठीक है। देखिए, एक पात्र है जिसमें नीचे द्रव है और उसके बाद ऊपर क्या है, इतना पात्र में क्या है भैया, गैस है। अब भैया इसको याद रखेंगे, इसको हम एक पिस्टन से दबा कर रखते हैं, ठीक है। इस गैस को हम एक पिस्टन से दबा कर रखते हैं। पिस्टन मतलब समझते हैं ना, ये पिस्टन है। पिस्टन मतलब क्या होता है समझते हैं। पिस्टन मतलब भैया आप देखते होंगे साइकिल वाइकल में हवा भरना होता है, हवा भरना होता है तो क्या करते हैं, हम पंप को ऐसे दबाते हैं ना, तो जो वो दबाने वाला होता है वही होता है पिस्टन, जिसको हम ऐसे दबाना है। तो भैया जब इस पिस्टन को हम दबाएंगे, जब इस पिस्टन को हम दबाएंगे तो ये जो गैस है ये द्रव में बिलेगा, द्रव में घुलेगा कि नहीं भैया, द्रव में घुलेगा। तो घुलने पर ये क्या करेगा, इस जो द्रव है ना इस पर एक दाब लगाएगा। इस पर क्या लगाएगा भैया, एक दाब लगाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि यहाँ पर क्या लगाएगा, एक दाब लगाएगा, ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा। तो जब ये गैस इस द्रव में घुलने के लिए, मतलब ये जब घुलने के लिए या घुलने के लिए क्या लगाएगा, एक दाब लगाएगा। तो ये जो दाब होता है ना, इसमें जो घुली गैस होती है उसके समानुपाती होता है। जो इसमें घुलती है ना, उसके समानुपाती होता है ये जो दाब, ठीक है ना। तो इसी का हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसमें केवल आपको इतना बताया गया है और इसमें केवल इतना ही आपको समझना है कि ये द्रव है मतलब जल और ये गैस है। तो भैया जब इस पिस्टन को दबाया जाएगा तो ये जो गैस है ना ये द्रव में घुलेगी, ठीक है। इतनी ही बात आपको समझना है। तो अब आपका डेफिनेशन यही कहेंगे कि ऐसे कहेंगे भैया, सबसे पहले तो याद रखेंगे ये स्थिर दाब के लिए होता है, स्थिर ताप के लिए, ठीक है। ये जो नियम है ये स्थिर ताप के लिए ही लागू होता है। तो स्थिर ताप पर किसी गैसों की द्रव में घुलनशीलता या विलयता, घुलनशीलता का मतलब इसमें घुल रही है या विलय हो रही है, ठीक है। तो किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलयता गैसों के दाब के समानुपाती होती है। समझ में आया। तो यही नियम है भैया, इसी को आपको याद रखना है। सॉरी, तो आपको आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। तो मैं एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखिए। क्या कहेंगे भैया, हेनरी का नियम आ जाए तो आप कहेंगे हेनरी के नियमों के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता या विलयता गैसों के दाब के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको याद हो गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार और आपसे बताया जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप स्वयं जब बोला जा रहा है तो आप स्वयं सुनिए, ऐसे नोट्स में लिखिए। जितना अच्छे से आप लिखेंगे भैया, नोट्स बनाएंगे तो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए और सुनकर ही आप लिखिए। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि हेनरी के नियमों के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता या विलयता गैसों के दाब के समानुपाती होता है। भैया घुलनशीलता कहें या विलयता कहें, दोनों का मतलब वही होता है। तो चलिए अब नियम को हम लिख दे रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, किस है इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी गैसों की द्रव में विलयता गैसों के
विलेयता कहे या घुलनशीलता भी, तो विलेयता यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे आप कोष्ठ में कर लीजिएगा घुलनशीलता, ठीक है, क्योंकि विलेयता ना समझ में आए तो आप समझ जाइएगा घुलनशीलता क्या होता है भैया, गैसों के दाब के समानुपाती होता है, पाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नियम लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे होता नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे तो बेहतर लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ से आपको नियम नहीं याद रखना है, आपको नियम यहीं से याद रखना है कि हेनरी के नियमों के अनुसार किसी गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैसों के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक नियम आता है, ये नियम जो हमने लिखा है इसी पर हमें मिलता है कि जो गैसों के घुलनशीलता होती है ना वो उसके दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है जो है m समानुपाती जो है p, ठीक है। अब यहाँ पे भैया यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जो है कि यहाँ पे ये है p, ठीक है। अब आपको याद रखना है यहीं से कि यही आपका नियम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब आता है भैया कि ये इसमें m क्या है, k क्या है, p क्या है, तो आपको याद रखना है जहाँ याद रखना है m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू है भैया गैसों की घुलनशीलता, मतलब गैस कितनी मात्रा में घुली है द्रव में वही है m। तो हम क्या लिखेंगे, गैसों की मात्रा है, मतलब घुलित गैसों की मात्रा आप लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि जो घुल गई है उसको, तो घुलित गैसों की मात्रा है जो है m। अब भैया p आता है ना, तो p याद रखेंगे गैसों का दाब है, गैस का दाब है मतलब प्रेशर है, ठीक है। अब आता है तीसरा कि भैया k क्या है, k भैया समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है ना, समानुपाती, जहाँ k क्या है, समानुपाती स्थिरांक, या इसे हम हेनरी स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं भैया आपको जो नियम है और ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भैया अगर केवल इतना आता है ना कि हेनरी के नियम को लिखिए या हेनरी के नियम को स्पष्ट कीजिए, तो आपको केवल इतना ही लिखना है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये अगर इतना पूछा जाएगा ना तो भैया तो कम से कम 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, और यदि इसका अनुप्रयोग पूछा जाए, सीमाएं पूछा जाए, तो भैया आपको लिए वो 5 नंबर या 7 नंबर में पूछेगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी के नियमों की सीमाएं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे भैया कि हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग, ठीक है। तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। यहीं पे वीडियो में ही आपको कम से कम नहीं तो 70% तो आपको कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद आप 30% तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियमों की सीमाएं। तो भैया हेनरी के नियमों की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, तो हम लिखेंगे इसकी निम्नलिखित सीमाएं होती हैं, इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। भैया बहुत सारे सीमाएं हैं, ठीक है। सीमाएं का मतलब समझ रहे हैं, हेनरी के नियमों की सीमाएं का मतलब होता है कि कौन कौन सा ऐसे कमी है जिसके कारण हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यदि हम सीमाएं की बात करें, सबसे पहला याद रखेंगे जो इसमें क्या होता है, जो दाब होता है ना वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहला दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। भैया दाब नहीं अधिक नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया घुलनशीलता अधिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये पहला याद रखेंगे। दूसरा कि जो ताप होता है ना, ताप
बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप जो है ना उसको बहुत कम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों भैया नहीं होना चाहिए? कि भैया दाब, यदि आपका ताप कम हो जाएगा ना तो भैया हेनरी का नियम वहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए भैया जो ताप है उसको बहुत कम नहीं होना चाहिए और जो दाब है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब आता है इसमें तीसरी जो सीमाएं हैं वो याद रखेंगे कि भैया जो गैस है ना वह विलायक में जो विलयन है, मतलब जो क्या है, जो विलायक है मतलब जो द्रव है उसमें अधिक विलय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गैस विलायक में, विलायक मतलब भैया, विलायक मतलब द्रव, ठीक है ना, जो द्रव था वही। तो गैस जो विलायक में अधिक घुलनशील नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। सबसे पहला गैस दाब जो होता है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जो गैस होता है वो विलायक अर्थात द्रव में अधिक घुलनशील नहीं होने चाहिए। तो आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन जो क्या है आपकी सीमाएं हैं, ये अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं ये दो हमने जान लिया। अब हम अंत में देख लेते हैं भैया हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग, ठीक है। तो भैया हेनरी के नियमों का जो अनुप्रयोग है ना वो आपको कहानी की तरह ही याद करना होगा, क्योंकि ये नियम बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस तरह एक तरह से आप इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और यूं ही याद ही हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि यदि आपको इतना ही पढ़ना था, इतना ही जानना था, तो आप सबसे पहले तो आप जा रहे होंगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी मतलब रुकना है भैया, अगर अनुप्रयोग भी देखना है और उसके भी आपको बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि हेनरी का जो अनुप्रयोग है वो भी बार बार पूछ लिया जाता है, तो उसे भी हम देखना है। तो भैया चलिए अब देखते हैं हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं भैया हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हम हेनरी के नियमों के मुख्यतः भैया ना, मुख्यतः तो दो अनुप्रयोग होते हैं, परंतु ऐसे हम तीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेनरी के नियमों का तीनों अनुप्रयोग जो होता है उसको हमें याद रखना है। तो हम लिखेंगे पहले हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो भैया हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग क्या है उसको हम समझते हैं। तो याद रखेंगे ना जो हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग है वो क्या होता है, तीन होते हैं। कितने भैया, तीन होते हैं। अब ये कभी कभी क्या करता है, हेडिंग वाइज भी दिया गया है बहुत से बुक में, और बहुत से बुक में केवल एक एक करके आपको हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग को बता दिया गया है। तो यदि हम पहले अनुप्रयोग पे बात करते हैं कि भैया हेनरी का प्रथम अनुप्रयोग क्या है, तो प्रथम अनुप्रयोग को आपको एक फिगर बनाया जा रहा है, इस फिगर को आप समझेंगे और उसके बाद अपने शब्दों में लिखेंगे इसको। तो ये मान लेते हैं भैया, ये क्या है, एक मान लेते हैं ये एक पहाड़ है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है, ठीक है। ये कोई पहाड़ है और ये पृथ्वी का तल है, सतह है। अब हम मानते हैं, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति जो क्या कर रहा है, इस पे चढ़ रहा है, इस पहाड़ पे चढ़ेगा, मतलब इस पहाड़ पे चलेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो इसको हम अवरोहक कहते हैं, ठीक है। इसको नाम रखेंगे इस व्यक्ति का, क्या कहते हैं, जो ऊपर की ओर जाते हैं, पहाड़ पे जो चढ़ते हैं उसको हम अवरोहक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। ये पहाड़ है, तो भैया जब पहाड़ से ऊपर जाएगा, समझिएगा, तो हम जानते हैं कि जितना आप पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे ना, वहां पे ऑक्सीजन का जो क्या होता है, लेवल होता है, मतलब वहां पे आंशिक दाब होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब वो कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब होता है ना, आंशिक दाब वो क्या होता है भैया, जो आंशिक दाब होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो भैया जब यहाँ पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो भैया ये और जो अवरोहक है, जो ये अवरोहक है, जो ऊपर की ओर यहाँ पे पहले था, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर से मान लेते हैं ये यहाँ पर चला आया, ठीक है। तो जब यहाँ ऊपर आएगा एक समय पर ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है।
तो जब ये इतना ऊपर चला आएगा, जो ये अवरोहक धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते क्या आ गया, यहाँ पर चला आया, तो भैया जितना ऊपर जाएगा जब ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसके मतलब कि जब इसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। अब भैया जब ऑक्सीजन की इसके शरीर के रुधिर में मतलब रक्त में जब इसकी ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो जब कमी होगी तो इसे कमजोरी महसूस होगा। इसको मतलब क्या होगा, इसको बहुत ही कमजोर की तरह अनुभव होगा कि भैया मतलब क्या होता है, आलसी की तरह एक तरह से कह सकते हैं कि आलसपन आएगा, इसको नींद आने लगेगी, तो भैया इसको कमजोरी महसूस होगा। तो कमजोरी महसूस होगा ना, तो इसे एनोक्सिया रोग हो जाएगा। एनोक्सिया, ठीक है ना, एनोक्सिया एक रोग होती है, वो इसको हो जाएगा। तो इतनी ही बात को आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात को ही आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि चलिए मैं लिखता हूं और लिखते हुए आप समझेंगे, ऐसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे अधिक ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, जो दाब होता है, आंशिक दाब क्या होता है, मतलब अधिक ऊंचाई पर जब जाएंगे तो भैया ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होगा वो क्या हो जाता है भैया, कम हो जाता है। अब भैया जब कम होगा तो क्या होगा, तो कम जब होगा ना, तो ये जो क्या है, जो अवरोहक है, इसके शरीर में जो अवरोहक है ना, अवरोहक, अवरोहक के रुधिर में क्या हो जाएगा, अवरोहक के रुधिर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तब क्या होगा भैया, जब देखिए जो अवरोहक है वो रुधिर में ऑक्सीजन की जो क्या होता है, अवरोहक के रुधिर में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, जब कमी होगी तो इसके रुधिर में जो ऑक्सीजन होगा वो कम घुलनशील होगा, ठीक है। तो जब अवरोहक के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा भैया, जो अवरोहक होता है ना उसको कमजोरी महसूस होगा, उसको क्या भैया, कमजोरी महसूस होगी। और जब भैया कमजोरी महसूस होगी ना, तो इसे एनोक्सिया रोग हो जाता है, ठीक है। जब इसको कमजोरी महसूस होगी तो इसे एक एनोक्सिया जो रोग होता है ये हो जाता है। तो इतनी बात को ही आपको शब्दों में लिखना है। देखिए ये तो पूरा आपके मतलब इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि आपको पूरा एक एक करके लिखवाया जाए, परंतु हमने कहानी की तरह समझाया, ये इसको लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखेंगे कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण अवरोहक के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे कमजोरी महसूस होती है, जिसके कारण कि उसे एनोक्सिया रोग हो जाता है। ये भैया पहला है अनुप्रयोग। तो आशा करते हैं भैया इस फिगर से और इसको जितना लिखा गया इससे आप अच्छे से लिख लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब आते हैं भैया दूसरे अनुप्रयोग पे। तो यदि हम दूसरे अनुप्रयोग पे बात करें तो भैया इसको भी हम एक फिगर से बता रहे हैं। ये मान लेते हैं, ये ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए। हाँ, ये मान लेते हैं कि यह कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, ठीक है। ये क्या है भैया, कोल्ड ड्रिंक का वाटर है, ठीक है, जिसे हम सोडा वाटर भी कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक है या सोडा वाटर है। अब इस सोडा वाटर में जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, इसमें हमें CO2 जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम इसमें भरना है, उसको इसमें हमें भरना है। तो जब इसको हमें इसमें क्या करना है, भरना है, इस कोल्ड ड्रिंक के जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर की जो बोतल होती है, इसमें हमें CO2 को भरना है। तो भैया जब CO2 को भरेंगे ना, जितना अधिक जो कोल्ड ड्रिंक में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, उतने ही मजा आएगा हमें पेप्सी को पीने में, मतलब कोल्ड ड्रिंक को पीने में। तो इसी को हम लिखेंगे। तो भैया कोल्ड ड्रिंक तो जो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें अधिक घुलने के लिए इसको दाब अधिक लगाना पड़ेगा। दाब अधिक लगाएंगे तभी तो ये अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में घुलेगा, तभी तो घुलेगा ना। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे कि इसे हम उच्च दाब पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें भरेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सोडा वाटर में CO2 को घुलाने या भरने के लिए बोतल में
बोतल को उच्च दाब पर क्या करते हैं, भरते हैं। बोतल में उच्च दाब पर भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया है, मतलब सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता, मतलब CO2 के घुलने के लिए या भरने के लिए भैया बोतल को उच्च दाब पर क्या करते हैं, उसको भरते हैं। मतलब जब इसको उच्च दाब पर हम इसमें भरेंगे, ज़्यादा अधिक प्रेशर लगाएंगे, जिसके कारण ये क्या होगा, जो क्या है कोल्ड ड्रिंक है उसमें अधिक घुलेगा, और जितना आएगा उतने ही हमें मजा आएगा पेप्सी को पीने में। तो आशा करते हैं ये दूसरा अनुप्रयोग है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पहला अनुप्रयोग तो आपको समझ में ही आया है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये 2 अनुप्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम अपने अंतिम अनुप्रयोग पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। परंतु यदि अनुप्रयोग आ जाए तो आप 1-2 लिख देंगे तो बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने तीसरे अनुप्रयोग पे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अनुप्रयोग पे, उसे भी हम देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हेनरी के नियमों का तृतीय अनुप्रयोग। सॉरी, ये अनुप्रयोग था ना, ठीक है। तो अनुप्रयोग में हम आते हैं तीसरा अनुप्रयोग, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो उसको आपको समझना होगा कि ये मान लेते हैं ये कोई समुद्र है, समझिएगा, ये कोई मान लेते हैं ये समुद्र है, ये समुद्र है। अब भैया ये जो समुद्र है ना, तो भैया समुद्र मतलब क्या, ये पृथ्वी का तल है, ये पूरा समुद्र में पानी भरा हुआ है। तो हम समुद्र के जितने नीचे जाएंगे, जितना ही नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है ना, ऑक्सीजन का आंशिक जो दाब होता है वो क्या होता है भैया, यहाँ पे अधिक होता है। मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होगा वो अधिक होगा। अधिक का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मात्रा होगी ना वो अधिक होगी। जब ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पे अधिक होगी तो जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर, ठीक है, ये गोताखोर आप नाम याद रखेंगे। जो गोताखोर होते हैं वो क्या करेंगे, जो ये गोताखोर है ये समुद्र में जाएगा। अब ये जितना नीचे, ये समुद्र के नीचे जाएगा, ये जितना नीचे जाएगा तो इसके शरीर में, ये समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं ना तो ये अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ये याद रखेंगे, अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। तो भैया जब ये गोताखोर अपने साथ सिलेंडर लेकर जब जितना नीचे जाएगा, समुद्र के जितना नीचे जाएगा, अंदर जाएगा, तो वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है, जिसके कारण इसके शरीर में भैया ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे बहुत अधिक है ना, तो इसके शरीर में ऑक्सीजन, मतलब इसके जो शरीर के रुधिर में, रक्त में, खून में क्या होगा भैया, इसके खून में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन इसके शरीर में, इसके रुधिर में अधिक होगा तो इसको बहुत ही आनंदित महसूस होगा, ठीक है। क्योंकि जितना ऑक्सीजन मिलता है ना उतना आनंद महसूस करता है, ये सर्टिफाइड रहेगा यहाँ पे, इसको मजा आएगा। परंतु ये जब अचानक से, समझिएगा, परंतु जैसे ये अचानक से इसमें से बाहर निकलेगा, एक समय आएगा कि ये समुद्र से बाहर निकलेगा, और जैसे ही ये बाहर निकलेगा ना तो यहाँ पर तो बहुत अधिक था आंशिक दाब, परंतु ये पृथ्वी के तल पे आ गया, ऊपर आ गया समुद्र से, तो यहाँ पे तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के तल पे ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो दाब होगा वो कम हो जाएगा, इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम होगा। और जब भैया कम होगा तो उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो उसके रुधिर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके रुधिर में जो ऑक्सीजन होंगे ना वो बुलबुले के आकार लेने लगेंगे। और जब भैया बुलबुले के आकार लेंगे ना तो उसके शरीर में बहुत भयानक, कह सकते हैं बहुत भयानक, उसके शरीर में दर्द होगा, ठीक है। क्योंकि वो बुलबुले का जो आकार लेते हैं वो बहुत ही तेजी से उसके शरीर में क्या कहते हैं, भयानक, बहुत ही खतरनाक उसके शरीर में दर्द उत्पन्न करते हैं। तो यही है भैया तीसरा आपको अनुप्रयोग, ठीक
ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि जो गोताखोर है वो समुद्र के अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन इसके शरीर में अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आनंदित महसूस होगा। परंतु एक समय के बाद जब ये जो समुद्र से बाहर निकलेगा तो इसको क्या होगा, सिलेंडर जो समुद्र से बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसके कारण जो ऑक्सीजन इसके शरीर में है वो क्या करेंगे, बुलबुले के आकार लेकर और इसके शरीर में भयानक दर्द उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे भैया कि यही लिखेंगे कि समुद्र में ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है। तो जिसके कारण क्या होगा भैया, गोताखोर अपने साथ एक क्या ले जाते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है। तो इतनी बात हो गया। अपने साथ गोताखोर क्या ले जाएंगे, सिलेंडर ले जाएंगे जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी हुई होंगी। अब भैया जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भरी हुई होंगी और ये नीचे जाएंगे तो दाब अधिक होने के कारण, दाब क्या होना चाहिए भैया, दाब अधिक होगा नीचे। दाब अधिक होने के कारण क्या होगा भैया, उसके रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन अधिक हो जाएगी, ठीक है। उसके रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जिसके कारण उसे बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। क्या आएगा भैया, मजा आएगा, ठीक है। अब मजा आने के बाद क्या होगा, एक समय के पश्चात क्या होगा, जब क्या होगा, जब गोताखोर क्या होगा भैया, समुद्र से निकलेगा, समुद्र से बाहर आएगा तो उसके रुधिर में क्या होगा भैया, उसके रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब भैया ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इसके शरीर में, इसके जो रुधिर में क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं, जो ऑक्सीजन पहले से थे, इसके रुधिर में जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन बुलबुले का आकार लेते हैं, बुलबुले के आकार लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है भैया, शरीर में भयानक दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है, दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको लिखना है। देखिए हमने जो लिखा है इसको मैं पढ़ रहा हूं, आप लिखेंगे समुद्र में ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत अधिक होता है, जिसके कारण गोताखोर सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरे हुए होते हैं, तब उसका दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, मतलब समुद्र में ऑक्सीजन का दाब अधिक होने के कारण रुधिर में ऑक्सीजन अधिक हो जाता है, तब उसे बहुत आनंदित महसूस होता है। परंतु जब गोताखोर समुद्र से बाहर आते हैं तो उसकी रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पहले से रुधिर में ऑक्सीजन जो होते हैं वह बुलबुले के आकार लेने लगते हैं, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत खतरनाक दर्द उत्पन्न होता है। परंतु इससे बचने के लिए याद रखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे कि बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करते हैं भैया, गोताखोर जो होते हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक हीलियम गैस भी भर लेते हैं, ठीक है। जो हीलियम गैस भर लेंगे तो भैया क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा क्या होगा, रुधिर में घुलेगा नहीं, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, इसको भयानक ऊपर भी आएगा तो इसको दर्द महसूस नहीं होगा।
तो ये था भैया हेनरी के नियम, हेनरी के नियमों की सीमाएं और हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के समय में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि मैं आपको बता दूं कि भैया यही केवल हेनरी का नियम पढ़ाया जाता ना, तो ज़्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा क्लिक करते वीडियो पर, ठीक है, क्योंकि 5 से 7 मिनट में आपको हेनरी का नियम और सीमाएं बता दिया जाता है, तो वैसे आपको क्लिक करते हैं। परंतु आपके लिए केवल इतना एक ही वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है, तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि भैया आप सपोर्ट करें। तो आप सपोर्ट करने के लिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे बताइएगा कि आप इस चैनल से जाकर पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। और यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदर किसी भी क्लास का पढ़ाई करना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे हमें मैसेज करके, और जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं, ठीक है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में कोई भी। और दूसरी बात, कोई भी यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।